व्यावहारिक हिंदी व्याकरण के समस्त विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। व्यावहारिक हिंदी व्याकरण लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का अर्थ होता है जो विद्या भाषा की व्याक्रिया अर्थात उसका विश्लेषण करती है यानी एनालिसिस करती है, व्याकरण कहलाती है। वर्ण से लेकर के शब्द, पद, वाक्य, इन सभी का विश्लेषण करती है, इन सारी संरचनाओं का विश्लेषण करती है, उनके बारे में नियम बताती है, उसको व्याकरण कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार में कल एक वीडियो तो हमने देख लिया था जो स्वरों से संबंधित था। स्वर और व्यंजन जिनमें उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। आपके एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है कि अमुक वर्ण जो है, स्वर या व्यंजन, वो कंठ से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा या मूर्धा से बोला जाएगा। और दूसरा जो वर्गीकरण का प्रकार है वह है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो आज हम वर्ण विचार के इस टॉपिक के अंतर्गत उच्चारण प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है और इससे संबंधित प्रश्न अमूमन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण और उनके उच्चारण स्थान का ज्ञान। वर्ण विचार जो चैप्टर है उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान और उनके वर्गीकरण की विवेचना की जाती है। तो वर्ण विचार में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन का उच्चारण, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का उच्चारण प्रयत्न के अनुसार किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि वर्ण के हिंदी में जो वर्ण है वो 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण के 4 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और अनुस्वार और आपके विसर्ग। ये 4 भेद होते हैं। इनमें जो व्यंजन है, इनका जो हम देखेंगे, वर्ण जो होता है, एक चीज आपको ध्यान में रखने की है, ये तथ्य आपको नोट कर लेना चाहिए कि वर्ण जो है, वर्ण रूपी इकाई जो है, ये भाषा की सूक्ष्मतम या लघुतम इकाई है और सबसे बड़ी इकाई है वो है वाक्य। तो व्यंजन का अर्थ देखते हैं। सर्वप्रथम हम व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा, जब हम बोलते हैं तो फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवर यानी मुख रूपी जो हमारा खोल है, मुख विवर अथवा स्वर यंत्र में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित
अवरोध यानी कुछ न कुछ कहीं न कहीं रुकावट आती है, रुकावट करनी पड़ती है, बाधा डालनी पड़ती है, एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है तो एक ध्वनि के रूप में निकलती है। जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से हवा निकल करके आपके किसी न किसी स्वर यंत्र से या मुख में कहीं पर भी जो है एक बाधा के कारण थोड़ी रुकती है, उसके बाद में उसका प्रस्फुटन होता है बाहर और वह एक व्यंजन की ध्वनि निकालती है, कुछ न कुछ ध्वनि निकालती है। व्यंजन को ऐसे समझा जाता है जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वे स्वरों के से रहित होते हैं। जब उनमें स्वरों को मिलाया जाता है तो फिर वे पूर्ण जो है आपके एक प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। तो वर्ण यहाँ पर आया, वर्ण और अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण है आपके वह लघुतम उच्चरित इकाई, लघुतम यानी छोटी से छोटी, उच्चरित इकाई यानी उच्चारण की हुई इकाई यानी ध्वनि, साउंड, जिसका और लघुतर विभाजन नहीं हो सकता, जिसको और छोटे रूप में उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ए, आ, के, खे ये वर्ण हैं, इन सभी को हम वर्ण कह सकते हैं। ये तो हुए वर्ण। वर्णों का केवल उच्चारण आवश्यक है, जबकि अक्षर कहते हैं, लेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, वर्ण के लिखित रूप को। अक्षर उन्हें कहते हैं जो एक लिपि चिन्ह होते हैं। लिपि चिन्ह जिन्हों भाषा विज्ञानियों ने उनके लिए एक चिन्ह निर्धारित किया है, जैसे के का जो है वो ये चिन्ह निर्धारित किया है, पे का ये चिन्ह निर्धारित किया है। तो ये जो लिखित रूप के ये जो चिन्ह हैं ये आपके अक्षर कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं कि अमुक व्यक्ति साक्षर है, अमुक व्यक्ति निरक्षर है, तो उसकी बात अक्षरों के संदर्भ में ही की जाती है। जब व्यंजनों को हम देखते हैं, व्यंजनों के पूरे इस वर्गीकरण को समझने के लिए हिंदी की जो वर्णमाला है उसके जो व्यंजन हैं इनको हमें, इस टेबल को हमें एक प्रकार से दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ये के वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग और ते वर्ग और पे वर्ग, ये आपके 5 वर्ग हैं। इनमें पांचों में 5-5 वर्ण हैं। इनमें 5-5 वर्ण हैं। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। इसी प्रकार हम इनको याद करते समय क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हम फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, चे वर्ग को, टे वर्ग को थर्ड कह सकते हैं, ते वर्ग को फोर्थ कह सकते हैं और पे वर्ग को पांचवी लाइन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आगे होता है ये, रे, ले, वे, से और है। ये इतने ही व्यंजन आपके होते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि के वर्ग का कौन सा जो वर्ण है वो पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। इनमें भी एक प्रकार की वैज्ञानिकता है। देखिए ये जो ये हर वर्ग का, इन 5 वर्गों का ये पहले अक्षर हैं,
ये एक प्रकार से इन वर्गों का नेतृत्व करते हैं, कै, चे, टे, ते और पे। उसके बाद में ये दूसरे वर्ण हैं, ये तीसरे वर्ण हैं, ये चौथे वर्ण हैं और ये पांचवे वर्ण हैं, जिनको हम पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहते हैं। तो अब हम विषय पर आते हैं, प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या प्रयत्न करना पड़ता है, कौन सी विधि से उनको बोलना पड़ता है, इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है और उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। स्वरों का भी इसी प्रकार है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। नंबर एक है आपके स्पर्श्य। स्पर्श्य यानी स्टॉप कॉन्सोनेंट। स्पर्श्य यानी कहीं पर स्पर्श होते हैं और रुकते हैं बोलने में। इसका अर्थ देखते हैं, इसके लक्षण देखते हैं इनके, हमें समझ में आ जाएगा कि स्पर्शीय व्यंजन किस विधि के अनुसार बोले जाते हैं। स्पर्शीय व्यंजन वे होते हैं उच्चारण में जीभ का, जो जीभ है, दांत, वर्ष, तालु, मूर्धा, होंठ आदि से स्पर्श हो, इनसे टकराए जीभ, कुछ रुकावट आए, फिर कुछ जीभ इनसे टकराए, कोई न कोई अंग से टकराए, कोई न कोई यंत्र से टकराए, फिर कुछ रुकावट हो और देन जो ध्वनि का, उसके बाद में ध्वनि का प्रस्फुटन हो और श्वास बाहर निकले और उस व्यंजन का, उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो स्पर्शी व्यंजन का लक्षण इस प्रकार है, उच्चारण में जीभ का दांत, वर्ष, तालु, मूर्धा, होठ आदि से स्पर्श हो, यानी वो टकराए, टच हो, कुछ रुकावट हो, यानी कुछ हवा को रोका जाए, उसके बाद में ध्वनि उत्पन्न की जाए और फिर श्वास बाहर निकाली जाए। श्वास बाहर निकालने के साथ में ही फिर उस व्यंजन का उच्चारण हो। स्पर्शीय व्यंजनों में आपके के, टे, ते, पे वर्ग के सभी 5 व्यंजन ये आ जाते हैं। अगर पूछा जाए स्पर्शीय व्यंजन कौन से हैं, तो के वर्ग, चे वर्ग नहीं, इसमें टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, इन 4 यानी चे वर्ग को छोड़ करके, चे वर्ग को छोड़ करके के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, इनके सभी 5 जो व्यंजन हैं, ये 4 लाइनें हो गई, 4 वर्ग हो गए, इन सभी के 5 जो वर्ण हैं वे सभी स्पर्शीय व्यंजन कहलाएंगे। इस प्रकार स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या हुई आपके 20। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में दूसरा जो प्रकार है वो है स्पर्श संघर्षी। पहला प्रकार जो था वो था स्पर्श्य, यानी स्टॉप कॉन्सोनेंट, स्टॉप करके फिर उन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। दूसरा जो ये आपके वर्गीकरण का जो बिंदु है ये है स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श भी होता है और कुछ संघर्ष भी होता है, रगड़ भी होती है। संघर्ष यानी रगड़ होती है, घर्षण होता है। इनको इंग्लिश में कहते हैं एफ्रिकेट।
संघर्षी को कहते हैं एफ्रिकेट व्यंजन। बोलने में सांस, इसका लक्षण देखते हैं। स्पर्श संघर्षी कैसे व्यंजन होते हैं, किनको हम स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में रखेंगे। बोलने में सांस स्पर्श के साथ साथ जो श्वास है वो स्पर्श तो करेगी ही, उसके साथ साथ कुछ घर्षण के साथ निकलती है, कुछ मुंह वीवर में घर्षण करती है, कुछ रगड़ खाती है, उसके बाद में निकलती है। ये है आपके इस श्रेणी में आएंगे, स्पर्श संघर्षी में आएंगे च वर्ग के पांचों वर्ण, च, छ, झ, झ और य। उस पहले कैटेगरी में वो नहीं आए थे, च वर्ग को छोड़ दिया था, उसमें 20 थे। इसमें है आपके स्पर्श संघर्षी में च वर्ग के पांचों वर्ण। तो अगर पूछे कि स्पर्श संघर्षी वर्ण इनमें से कौन सा है या फिर इनकी पहचान कीजिए, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण का तीसरा जो आधार है वो है आपके संघर्षी, फ्रिकेटिव व्यंजन, संघर्षी। इनका एक और नाम है, एक अतिरिक्त नाम और है, इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म या हीट देने वाला, गर्मी देने वाला। जो संघर्ष करेगा, जहाँ पर संघर्ष होगा, घर्षण होगा, वहाँ पर गर्मी पैदा होगी और ऊष्मा पैदा होगी। और इन व्यंजनों के साथ में भी ऐसा ही है। संघर्षी जो व्यंजन है इनका एक अन्य नाम है ऊष्म व्यंजन। अब प्रश्न देने वाले कैसे भी पूछ सकते हैं, ऊष्म व्यंजन कहें या स्पर्शी व्यंजन कहें, बात एक ही है। इनके लक्षण क्या हैं? उच्चारण में मुख्य, उच्चारण करते समय मुख जो है वो संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है, संकीर्ण सिकुड़ जाता है। हवा संघर्ष, संघर्ष यानी घर्षण या रगड़। हवा संघर्ष करे, मुंह छोटा हो जाए, फिर हवा जो है उस रगड़ खाए, संघर्ष करे, घर्षण करे और ऊष्म गर्म हो जाए। बोलने में इतनी रगड़ खाए कि वो गर्म हवा बाहर निकले, ये ऊष्म या सिबिलेंट व्यंजन कहलाते हैं या फिर इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये है आपके संख्या में 4। इनको आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये जो लाइन है वो जो अपन ने टेबल देखी थी पहले, उसमें ये से और है, ये 4 जो वर्ण हैं, 4 व्यंजन हैं, इनको हम ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो इनकी संख्या 4 हुई। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अगला जो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो है आपके, ये है प्रकार है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, फ्लैप्ड व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है उछलना, उछलना। जैसे हम जो विज्ञान में होता है, गेंद को नीचे डालते हैं, नीचे पटकते हैं तो वो उछलेगी, उत्क्षिप्तता आएगी उसमें। तो इसको सरल ढंग से मैंने लिखने का प्रयास किया है, जीभ के ऊपर उछलने से उत्पन्न व्यंजन है ऐसे, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे? जीभ की नोक को उलटकर, ये जो नोक है ये उलटती है, मूर्धा को झटके के साथ छूकर ऊपर टच करती है मूर्धा को, उच्चारण होता है ऐसे वर्णों का जिनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अन्य नाम है उत्क्षिप्त के द्विस्पृष्ट, द्वि यानी 2, स्पृष्ट यानी 2 बार,
यानी जीभ के 2 बार स्पर्श करने से उत्पन्न, जीभ 2 बार स्पर्श होती है ऐसे व्यंजनों का ये वैज्ञानिकता है, और भाषा विज्ञानियों ने इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया है। द्विस्पृष्ट यानी जीभ के 2 बार स्पर्श करने से उत्पन्न, या एक अन्य नाम है ताड़न जात। ताड़न जात जो है उत्क्षिप्त व्यंजनों को कहते हैं जीभ के मुर्दा पर मारने से उत्पन्न। ताड़न यानी मारण, और जीभ के मुर्दा पर चोट पहुंचाने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। ये व्यंजन 2 हैं आपके, एक तो है ड और एक है ढ, एक है ड और एक है ढ। तो इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। ये 2 हैं, इनको हम कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके 3 नाम हैं। द्विस्पृष्ट, जैसे आप ढ ढ, इनको 2-2 बार कभी कभी ये जीभ को घर्षण कराना पड़ता है बोलने में। अगला आधार है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का, वो नाम दिया है भाषा वैज्ञानिकों ने लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित यानी रोल करना, लुढ़कना, जीभ लुढ़कती, रोल करती सी या कंपित सी रहती है। ऐसे व्यंजनों को बोलते समय जो जीभ है वो लुढ़कती सी या कुछ कंपन करती हुई रहती है, थोड़ा रगड़ खाती है या कंपन करती है। जैसे रहता रहता रहता, तो रे बोलने में आपके जीभ ने कंपन किया, रहता। सही उच्चारण में रे बोलने में जीभ ने जो है वो कंपन किया, जीभ को हमने लुढ़काया, और ये एक, इसकी संख्या 1 होती है। रे रे को हम इस कैटेगरी में लेते हैं, इस श्रेणी में लेते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजनों की श्रेणी में लेते हैं। छठा प्रकार है अंतस्थ ईसत व्यंजन। अंतस्थ या ईसत व्यंजन या फिर अर्धस्वर, एक ही के 3 नाम हैं इनके। ये हैं आपके 2, संख्या में 2 है, ये और वह, ये और वह, ये संख्या में 2 है। इन दोनों को अंतस्थ क्यों कहते हैं? अंत का अर्थ होता है अंदर या भीतर, स्थे का अर्थ होता है स्थित होना। अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहते हैं, ये और वह को? उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। उच्चारण करते समय न तो ये पूरे स्वर लगते हैं न पूरे व्यंजन लगते हैं, बीच की कैटेगरी के ये हैं, ये और वह। इसलिए न पूरे स्वर हैं न पूरे व्यंजन हैं, इसलिए इनको अंतस्थ आपके व्यंजन कहा गया है। एक इनका नाम है ईसत व्यंजन, नॉन फ्रिकेटिव। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, तनिक। ईसत व्यंजन ये और वह को क्यों कहते हैं? क्योंकि मुंह में क्रम से पहले जीभ फिर तालु होठों का स्पर्श कम होता है। मुंह में जीभ तालु होठों का स्पर्श कम होता है, तनिक स्पर्शीय व्यंजन है ये ईसत व्यंजन। ईसत यानी थोड़े, तनिक स्पर्श के साथ में इनका उच्चारण हो जाता है, इसलिए इनका नाम है ईसत व्यंजन। आगे इनका एक और नाम है अर्धस्वर, सेमी वोवल। आधे स्वर और आधे व्यंजन, इसके कारण इनका नामकरण कर दिया अर्धस्वर। ये संख्या में 2 है, ये
और व। अब इनमें से कोई न कोई हर प्रतियोगी परीक्षा में आपकी विशिष्टता, आपको यूनिक ज्ञान है या नहीं है, ये पूछने के लिए कैसे भी हो आपको प्रश्न अवश्य दिया जाता है, आपके ज्ञान को परखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। अगला प्रकार है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व में इक प्रत्यय लगा है। पार्श्व का अर्थ होता है कोने, किनारे, लेटरल कॉन्सोनेंट। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक जो शब्द है ये पार्श्व से बना है। पार्श्व का मतलब होता है किनारे। पार्श्विक व्यंजन का लक्षण क्या है, क्यों नाम दिया गया है पार्श्विक व्यंजन? उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्वों से निकलती है। जीभ जो उच्चारण में जो सांस रूपी हवा जो है ये जीभ के दोनों किनारों से बाहर निकलती है, दोनों किनारों के समांतर, पैरेलल जो है वो निकलती है। ये है आपके ल। ऐसा व्यंजन है ल जिसको हम कहेंगे आपके पार्श्विक व्यंजन। और एक इससे बना हुआ हिंदी में महाप्राण व्यंजन आधे लय में है, जब जुड़ जाता है तो इसको भी इसमें लिया जाता है, पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में लिया जाता है। आगे हम देखते हैं 8वां जो प्रकार है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक सरल सूत्र भी बना दिया है। अल्प प्राण और महाप्राण, नॉन एस्पायरेटेड और एस्पायरेटेड। प्राण का अर्थ होता है विद्यार्थियों श्वास, प्राण का अर्थ होता है श्वास या सांस। अल्प यानी थोड़ा, महा यानी ज्यादा। अल्प प्राण यानी थोड़ा श्वास और महाप्राण यानी अधिक श्वास। आराम से इसको शब्द जैसा है वैसा समझा जा सकता है। आपके अल्प प्राण के वर्णों को बोलते समय, व्यंजनों को बोलते समय, अल्प प्राण के जो व्यंजन होते हैं उनको बोलते समय प्राण की मात्रा कम लगानी होती है। प्राण की यानी श्वास की मात्रा कम लगानी होती है और महाप्राण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पे वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, पहले से 5वें वर्ग में आपके दूसरा और चौथे को छोड़ करके, दूसरा जैसे क वर्ग का दूसरा वर्ण है ख और चौथा है आपके घ, ग से गड़ा या घड़ी, दूसरे और चौथे को छोड़ करके 1, 3, 5 यानी पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, इन 5 वर्णों का प्लस ये रेलेवे, ये रेलेवे, ये जो वर्ण होते हैं चारों ही, ये हैं आपके अल्प प्राण। और फिर एक ड, ड। तो इस प्रकार ये जो वर्ण है ये आपके अल्प प्राण में है। अल्प प्राण का ये एक सूत्र बन गया है आपको, ये 5 वर्णों का 135 मान लीजिए, पहला, तीसरा और 5वां यानी क, घ और ग, पहला, तीसरा, 5वां। इसी प्रकार 6 वर्ग में छ, ज और य, 5 वर्णों में ट वर्ग तक कैसे लगा करके ट वर्ग तक, पहला, तीसरा, तो इसका एक फॉर्मूला हो गया 135 प्लस य, ये जो व्यंजन है ये आपके आएंगे अल्प प्राण में। यानी इनको बोलते समय आसानी से बोला जा सकता है
श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है, प्राण कम लगाना पड़ता है। महाप्राण, सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है। ये जो 5 वर्ग हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण में क, च, ट, त, प, ये जो 5 वर्ग हैं, जिनमें पांचों में 5-5 वर्ण हैं, इनका दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग का आपके दूसरा हो गया ख। ख बोलते समय ज्यादा हवा निकालनी पड़ती है, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, ख। और एक घ। उसी प्रकार च वर्ण में छ और झ, जैसे झंडा झंडा। और ट वर्ग में आपकी एक तो ठ और एक ठ। तो दूसरा और चौथा वर्ण ये हो जाएंगे आपके दो दो वर्ण हर लाइन में से, तो 5 दूने 10, 10 वर्ण ये हो गए। और इसके बाद में जो ऊष्म वर्ण अभी हमने पढ़े थे, स है, ये भी आपके महाप्राण की श्रेणी में, ये व्यंजन भी महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। और एक है ढ, जिनमें जीभ 2 बार आपके ऊपर टकराती है, उत्सिप्त होती है, फ्लैप्ड होती है। तो इस प्रकार ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। थोड़े दिनों में आपके दिमाग में एक चित्र बैठ जाएगा कि 135 प्लस ईयर 11 और 24 प्लस सेस है और है, ये है आपके महाप्राण, ये है अल्पप्राण का फॉर्मूला। अगला प्रकार लेते हैं उच्चारणों का। उच्चारण स्थान के प्रयत्न के आधार पर महाप्राण, उसके बाद में नेक्स्ट पॉज कर दो। हाँ, आगे जो विद्यार्थियों 9वां जो इसका आधार है, बिंदु है, वो है घोष और अघोष। अघोष और सघोष भी कह सकते हैं वर्ण। घोष का अर्थ होता है आपके कंपन। स्वर तंत्री में, स्वर तंत्रियों में किसी वर्ण का उच्चारण करते समय कितना कंपन होता है, कंपन होता है या नहीं होता है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अघोष यानी ऐसे व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री यानी जो बोलने का जो यंत्र है उसमें कंपन जो है वो नहीं होता, ऐसे वर्णों को अघोष वर्णों की श्रेणी में रखते हैं। और जिनमें होता है कंपन, बोलते वक्त स्वर तंत्री में कहीं पर भी कंपन होता हो, वो आपके है घोष वर्ण। पांचों वर्ग जो है, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, पांचों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा कैक है, चेच है, टेट है, तेथ है और पेप है। पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण और फिर स, ये 3 ऊष्म वर्ण। इस प्रकार ये 2 हर वर्ग के का पहला और दूसरा, और फिर ये 3 हो गए आपके, कुल हो गए 5 वर्ग के
पहला, दूसरा और ये 3, ये आपके 13 हो जाएंगे। ये तो केवल याद रखने के लिए है, बाकी ये फॉर्मूला आप बना लेना, याद रख लेना। 12 और से शॉर्टकट फॉर्मूला, ताकि आप आसानी से याद रख सको, परीक्षा में किसी भी प्रश्न को उत्तर देते समय अपनी ट्रिक का इस्तेमाल कर सको। घोष वर्ण, जब ऐसे व्यंजनों को उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इन 5 वर्ग जो होते हैं, इनका तीसरा, चौथा और 5वां, ये वर्ण जो होते हैं, जैसे पे वर्ग का तीसरा हो गया बे, पे फे बे, बे हो गया, चौथा हो गया भे, और फिर 5वां हो गया मैं। तो 5 जो वर्ण है, कैसे लगा करके पे वर्ग तक, इनके तीसरे, चौथे और 5वें, ये जो वर्ण है, ये आपके होते हैं घोष वर्ण में। और इसके अतिरिक्त ये रह लेवे और है। इस प्रकार मैंने गिनती लगा करके इनको रखा है 20। ये एक सूत्र बन जाएगा आपके। एक ये थोड़ा विशिष्ट बिंदु है, इसको आपको याद रखना है, कहीं प्रश्न नहीं बन जाए। विसर्ग, इस निशान वाला ये जो विसर्ग होता है, ये भी एक वर्ण होता है, ये अघोष वर्ण है। विसर्ग जो है ये अघोष वर्ण है, यानी इसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन है वो नहीं होता, अघोष वर्ण है। और समस्त स्वर, जो 11 स्वर होते हैं, समस्त स्वर घोष वर्ण होते हैं। ये आपको याद रखना है, दोनों बिंदु। चाहे तो उस फॉर्मूले में आप मिला सकते हैं। अगला और नेक्स्ट और लास्ट जो है अपना आधार, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है नेक्स्ट है, वो है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य, ये नासिका से बना है। नासिका का अर्थ होता है जिससे हम श्वास लेते हैं, नाक। नासिक्य व्यंजन यानी नेजल कॉन्सोनेंट। इसका लक्षण क्या है, किन व्यंजनों को नासिक्य व्यंजन कहेंगे और क्यों कहेंगे? नासिक्य व्यंजन श्वास मुख के साथ नासिका विवर से निकलती है, दोनों से निकलती है, मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। 5 जो वर्ग हैं, के वर्ग से लगा करके पे वर्ग तक, इनका जो पंचम वर्ण है, 5वां जो वर्ण है, 5वां वर्ण है, ये सारे 5 वर्ण जो है ये आपके नासिक्य व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ, और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हर प्रतियोगी परीक्षा में आपके एकाध प्रश्न इस चैप्टर में से वर्ण विचार में इस चैप्टर को टटोला जाता है, अवश्य टटोला जाता है, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। अब इनसे हमने स्वरों का भी उच्चारण स्थान के आधार पर और व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान के आधार पर एक वीडियो में हमने देख लिया, और इस वीडियो में हमने व्यंजनों का उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उच्चारण का ये वर्गीकरण जो है इसका भी हमने अध्ययन कर लिया। आगे हम इनसे संबंधित अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, और प्रश्न करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हमें कितना क्या समझ में आया है और हमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार मैं इस वीडियो को यहीं संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।